हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके सामने एक फिर से सेम टॉपिक पर प्रेजेंट हुए हैं, जिसपे है हम आगे जो क्वेश्चंस किए थे फलन के, जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था इसके पहले। ठीक है, वहां से अपन जो है स्टार्ट किए हुए हैं। ध्यान रखें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। मुश्किल से ये जो है 10 पेज का स्लाइड है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जानने मिलेगा कि फलन के और कौन कौन से क्वेश्चन है, जहाँ पर हम लोग देखे थे एकाकी अक्षादक। ठीक है, तो वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ साथ जो है इस लेक्चर का आनंद लीजिए। चलिए देखिए, आज हम फिर से इस टॉपिक पे प्रेजेंट हुए हैं, जिसपे है फिर से एकाकी और अक्षादक। ठीक है, इसी के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को यहाँ पर फिर से हमको दिया हुआ है कि आपके पास में रियल नंबर से रियल नंबर पर, ठीक है, दो आपके पास में सेट दिए हुए हैं, है ना। और याद रखें कि यहाँ पर एक फलन है जिसको हमको प्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर पर आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसको डिफाइन किस तरीके से किया गया है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो 1/x है, जहाँ पे x होता है किसी भी कंडीशन पे 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फिर से समझ लें कि 1/x यदि 0 हो जाए तो 1/0 इट मींस क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, इनफिनिट। इसलिए होता है वहां पर ये नॉन जीरो कंडीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो याद रखें ये बताना है कि जो फलन है आपके पास में, जो f दिया है रियल नंबर से रियल नंबर, ये आपके पास में डिफाइंड कैसा किया गया है? तो ये डिफाइंड किया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x जैसा। ठीक है, जहां पर जितने भी x हैं ये सब के सब क्या है? एक नॉन जीरो रियल नंबर को इंडिकेट करता है, मतलब जिसपे ना जीरो नहीं आता। ठीक है, तो नॉन जीरो रियल नंबर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, वो दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या चीज के लिए है? वो उद्देश्य है कि मुझे फलन को बताना है मेरा क्या होने वाला है, वो एकाकी होने वाला है, और दूसरा बताना है मुझे क्या कि वो अक्षादक होने वाला है, कि मेरा जो फलन है वो एकाकी भी है और अक्षादक भी है। इसके लिए ध्यान रखते हैं यहाँ पर ये रियल नंबर से लेके रियल नंबर पर आपके पास में एक फंक्शन कनेक्ट किया गया है। जब हम यहाँ पर कोई एलिमेंट एक्स पुट करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो मैपिंग है वो यहाँ पर f ऑफ x प्रोवाइड होती है, और जिसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/x दिया हुआ है। सेम वैसा ही यदि हम यहाँ पे y कंसीडर करें तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये f ऑफ y हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1/y के फॉर्म पे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट पे खेला है अभी, कि इस साइड यदि x और y रियल नंबर के एलिमेंट है तो यहाँ पर f ऑफ x जिसकी वैल्यू 1/x दिख रही है वो भी रियल नंबर के एलिमेंट है, f ऑफ y जिसकी वैल्यू 1/y दिख रही है वो भी क्या है? रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसको अपन एकाकी और अक्षादक किस तरीके से प्रूव करते हैं। एकाकी के लिए सेम कंडीशन जो मैंने इसकी पहली वाली क्लास में बताया था कि जब आपके पास में आउटपुट सेम होते हैं तो उसके इनपुट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पर सेम बात। ठीक है, जब हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करने के लिए बढ़ते हैं तो यदि हम देखें कि हमारा f एकाकी है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं सर दो एलिमेंट कि x और y दो अपने पास में रियल नंबर के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसी करस्पॉन्डिंग हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो दोनों आउटपुट है जब बराबर है तो उसके इनपुट पे क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं f ऑफ x क्या था बेटा? 1/x था। f ऑफ y क्या था? 1/y था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करोगे तो y इज इक्वल टू x आएगा, या इसी को आप लोग x इज इक्वल टू y लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने ये बताया कि सर आपके पास में जब आउटपुट सेम था तो आपने उसके इनपुट को भी सेम बता दिया। ठीक है, ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है f एकाकी की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें कि आपको फलन क्या हो गया? एकाकी फलन प्राप्त होता है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं अक्षादक की। तो दूसरा लेके चलते हैं कि f आपका अक्षादक है कि नहीं। यदि f अक्षादक की बात हो रही है तो अक्षादक के लिए बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है, अपन क्या पढ़े हुए हैं कि जो भी अक्षादक के लिए अपन कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा कहां से करते हैं? कोडोमेन साइड से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे का कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी ठीक प्री इमेज आपको डोमेन में मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि सर अभी हम लोग देखें कि हमारे पास में f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x था। इट मींस इस इनपुट पर आपका ये आउटपुट था। ठीक है, जब आपने x इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिला? 1/x मिला था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सर x यहाँ बैठा हुआ है और 1/x यहाँ बैठा है, तो x का मैपिंग 1/x दिख रहा है और इसका प्री इमेज क्या दिख रहा है? x दिखना चाहिए। यदि 1/x का प्री इमेज x आ जाए इट मींस वो क्या हो जाएगा? फलन अक्षादक हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़े, तो हम ऐसा लेते हैं कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 1/x मेरा रियल नंबर का एलिमेंट है और इसके करस्पॉन्डिंग x मेरा इस वाले r का एलिमेंट होगा। ठीक है, का एक
ऐसा अवयव होगा, ऐसा अवयव होगा, कैसे अवयव होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अब ये तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कोई इक्वेशन देके छोड़ सकते हो, बाकी ये तो आने वाला है कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दें कि सर ठीक है यहाँ तक तो बता दिए, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ के आए थे जब फंक्शन स्टार्ट किए थे कि सर x का जो इमेज बनता है कहाँ बनता है, y में बनता है। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे। हमको पता है कि f ऑफ x इक्वल कितना होता है, y होता है। f ऑफ x की वैल्यू कितनी थी, 1/x थी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/x इज इक्वल टू y, 1/x इज इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम यहाँ से x की वैल्यू सिग्नल करना चाह रहे हैं, तो 1/y इज इक्वल टू x होगा, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो x की जो वैल्यू हो गई 1/y आ गई। अब ये x की वैल्यू कहाँ पर बैठा हुआ है, ये x की वैल्यू बैठा हुआ है कहाँ पर, आपके डोमेन साइड पे, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो ये जो x की वैल्यू 1/y जो आई है, ठीक है, ये आपके डोमेन साइड में बैठा हुआ है। तो हमको पता है इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, y बनती है। मतलब जब हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इमेज क्रिएट करें, मतलब फलन क्रिएट करें f ऑफ x, ठीक है, तो वो जाना कहाँ पे चाहिए, वो जाना चाहिए y पे। चलिए देखते हैं ध्यान से। हमको पता है सर यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, 1/y, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण 3 से x इज इक्वल टू 1/y को f ऑफ x में रखते हैं, ठीक है। तो रखने पे क्या प्राप्त होगा, तो सर यहाँ पर f ऑफ x बताए, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 1/y, ठीक है। अब फिर से ध्यान रखें आप कि सर आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 पे देखिए, जब आपके पास में इनपुट x था तो आउटपुट क्या था, 1/x था, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप यहाँ पर इनपुट देखें तो हमारे पास इनपुट कौन बैठा हुआ है, 1/y बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो आउटपुट आएगा वो 1/y आएगा, ठीक है। और हम इस चीज को पलटें, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। मतलब ध्यान रखें 1/x होता है, x प्लेस पे आपने क्या पुट किया है, 1/y पुट किया है, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना आ गया, y आ गया। तो आप देख लिए कि सर x का, ठीक है, जो आउटपुट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। मतलब x की इमेज क्या बन रही है आपको, y बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकल गया कि सर आपका जो f हो गया, ठीक है, वो एक क्या हो गया, अक्षादक फलन हो गया। f एक क्या होगा, अक्षादक फलन प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिकली आपने क्या सीखा इसमें, सर एक एकी अक्षादक की कंडीशन सीखा कि आपके पास में जब कोई फलन था जो r से r पे जा रहा है और इस तरीके से डिफाइन किया है f ऑफ x इक्वल टू 1/x जैसा, ठीक है। तो हमको बताना था कि वो फलन अपना क्या होने वाला है, एक एकी अक्षादक होने वाला है। तो आपने देखा सर एक एकी के लिए कंडीशन देखे, तो जब उसके आउटपुट सेम थे तो इनपुट सेम आ गया, मतलब एक एकी निकल गया। और हमने ये देखा कि सर हमने जब एलिमेंट लिया कोडोमेन का, ठीक है, या उस साइड का एलिमेंट लिया और हमने x को बताया कि वो डोमेन का एलिमेंट है, तो इसका प्री इमेज आपको ये मिल गया, कैसे मिल गया, यहाँ पर से मिल गया। जब आपने x के लिए 1/y पुट किया तो आपको उस फंक्शन की वैल्यू y की इक्वल आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, f क्या हो गया बेटा, एक अक्षादक फलन हो गया, क्योंकि प्रत्येक अवयव, ठीक है, किसके, सहप्राण के, सहप्राण के प्रत्येक अवयव का जो पूर्ण प्रतिबिंब है वो कहाँ मिलना चाहिए, आपको प्रांत मिलना चाहिए। तो इस सहप्रांत जितना भी एलिमेंट था y, उसकी प्री इमेज कहाँ मिलेगी, आपको x मिलेगी, इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। जिससे आपका f क्या हो जाएगा, एक अक्षादक फलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दें, अच्छा फलनों का संयोजन है नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में, क्या, फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन ये किस तरीके से देखें, क्या होता है फलनों का संयोजन, संयोजन का मतलब होता है मिलना, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना होता है। किस तरीके से मिलना होता है, फलन के आधार पे। तो हम पहले यहाँ पे सेट बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 सेट लेके चलते हैं, क्योंकि यदि फलनों का संयोजन बोल रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर 2 फलन तो होंगे ही, ठीक है। तो जैसे मैं नाम दे दिया, ये A है सेट, ये B सेट है और ये C सेट है, ठीक है। जब A को B से कनेक्ट किया जाता है तो मान लो वो F से कनेक्ट हो रहे हैं, और B को C से कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट किससे हो रहे हैं, G से हो रहे हैं, ठीक है। इट मींस जब मैंने X एक एलिमेंट लिया A का और एक एलिमेंट जो X है उसका फंक्शन हुआ F के थ्रू, क्या बनेगा, F ऑफ X बनेगा। मैंने उस F ऑफ X को क्या बोल दिया, Y बोल दिया। अब मेरे लिए जो फलन G है उसका डोमेन कौन होगा, B हो जाएगा, ठीक है, जबकि फलन F का, ठीक है, रेंज क्या है आपके पास में, B है फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर Y एलिमेंट का यदि मैं G के द्वारा इमेज बनाऊं
तो मेरा क्या मिलेगा, g ऑफ y मिलेगा, जो कि क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो सर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि a जो है वो b से कनेक्ट था किसके थ्रू, f के थ्रू, b और c कनेक्ट था किसके थ्रू, g के थ्रू। ठीक है, मतलब a और b आपस में यदि कनेक्टेड थे तो वो f के लिए f से कनेक्टेड थे, अब b और c कनेक्टेड थे तो वो आपका g से कनेक्टेड थे। इसका मतलब ये निकल जाता है कि सर f और g जो होते हैं कनेक्टिंग पॉइंट्स है, यदि हम ध्यान दें तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि मैं a को डायरेक्ट c से कनेक्ट करूं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा दो फलन आपस में क्या हो रहा है, संयोजित हो रहे हैं, मतलब मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कहाँ पहुंचा रहे हैं, a से डायरेक्ट कहाँ पहुंचा रहे हैं, c पहुंचा रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ पर x लिखूं, ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट कहाँ प्राप्त हो रहा है, मुझे z प्राप्त हो रहा है। मतलब यदि मैं इनपुट x दिया तो इस फलन के हिसाब से या फलनों के संयोजन के हिसाब से इस अवयव का प्रतिबिंब मुझे z प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप देखो इसको यहाँ पे सर g कंपोजिशन f ही क्यों लिखे, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप इसको इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करें, राइट से लेफ्ट पढ़ना स्टार्ट करें। पहले f आ रहा है बाद में g आ रहा है, ठीक है, तो पहले f आ रहा है बाद में g आ रहा है। ठीक है, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है पहले f आए, ठीक है, पहले g आए फिर बाद में f आए, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक कंडीशन बनाते हैं फिर से, यहाँ पर भी तीन सेट है हमारे पास में, ठीक है, a b और c। ठीक है, यहाँ पर a है, ये b है और ये c है। फिर हमने ये लिया कि a b से कनेक्टेड है g के थ्रू, ठीक है, b c से कनेक्टेड है किसके थ्रू, f के थ्रू। जब मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ x तो मेरा अब यहाँ पर हो जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू y, और y मेरा इनपुट है f के लिए, तो मेरा f ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। जब हम इसको डायरेक्ट मिलाते हैं यहाँ से यहाँ, a से डायरेक्ट मिलाते हैं c को, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, f कंपोजिशन g आएगा, जो x एलिमेंट को सीधा कहाँ कनेक्ट कर रहा है, z पे प्रतिबिंबित कर रहा है। ठीक है, या x का प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है आपको, z प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों वेरिएशन को आप ध्यान से सीखें कि इसको बोलते हैं g कंपोजिशन f, इसको बोलते हैं f कंपोजिशन g, जिसको हम लोग शॉर्टकट में गॉफ और फॉग बोल देते हैं। ठीक है, बाकी ये बेसिक प्रॉपर्टी थी जो यहाँ सीखना था आपको। ठीक है, बट इसको एक्चुअली लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो याद रखें बेटा कि जैसे मैं g कंपोजिशन f लिखा और यहाँ पर मैंने इनपुट दिया x, ठीक है, तो इसको लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x लिखते हैं। अब फिर से देखें कि f ऑफ x क्या था, यहाँ पर y था, तो g ऑफ y, और g ऑफ y वहां पर क्या था सर, z था। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि g कंपोजिशन x की इमेज z कैसे प्राप्त होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, यदि हम f कंपोजिशन g ऑफ x लिखते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x क्या था, y था, ठीक है, तो f ऑफ y क्या था, z था। तो आप फिर लिख सकते हो कि f कंपोजिशन g जो होता है उसमें यदि आपने इनपुट x को दिया है तो उसका आउटपुट क्या प्राप्त होता है, आपको z प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से एक फलनों का संयोजन जो कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखें, पढ़े इस क्वेश्चन को। आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है जो रियल नंबर से रियल नंबर की ओर बढ़ रहा है, जो कि क्या है, f है, और एक दूसरा फंक्शन दिया है, ठीक है, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर बढ़ रहा है, वो कौन है, g है। तो जब हम यहाँ पर f ऑफ x को बताए तो वो डिफाइन कैसे हो रहा है, cos x में हो रहा है, और g ऑफ x को बताए वो कितना हो रहा है, 3x स्क्वायर हो रहा है। तो हमको यहाँ बोला है इस क्वेश्चन में कि g कंपोजिशन f भी फाइंड करो, f कंपोजिशन g फाइंड करो। चलो ठीक है, दोनों कंपोजिशन हम लोग फाइंड कर लिए, दोनों संयोजन हम लोग निकाल लिए, और फिर उसके बाद भी एक क्वेश्चन किया है कि क्या वो कंपोजिशंस आपस में बराबर होंगे, क्या वो फलनों का संयोजन आपस में बराबर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा ये तो चेक करने में समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फलन है, ठीक है, वो रियल नंबर से रियल नंबर पे दिया है, फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, और कैसे परिभाषित किया गया है, ये परिभाषित है, किस तरीके से परिभाषित है, तो ध्यान रखें, दिया हुआ है आपको f ऑफ x क्या है बेटा आपके पास में, cos x जैसा दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन दे दी है, यहाँ पर जो इनपुट है वो फर्स्ट वाले r के एलिमेंट है, मतलब डोमेन के एलिमेंट है। जब हम बात करते हैं और कि हमको तो एक और फलन दिया हुआ है, तो g जो होता है वो फिर से r से r पर गया। ठीक है, यही परिभाषित है, किस तरह की परिभाषित है कि सर जब g ऑफ x ले रहे हो तो वो क्या दे रहा है आपको, 3x स्क्वायर दे रहे हैं। ठीक है, इसको दिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहाँ पर भी x जो होता है वो डोमेन वाले r का एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो हमको निकालना क्या है, f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f, जिसको भी निकालना है तो पहले निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहला बात करते हैं g कंपोजिशन f की।
मुझे क्या निकालना है, जी कंपोजिशन एफ को फाइंड करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू होती क्या है। चलो सर कोई काम, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक एक्स ले लेते हैं जो कि आर का एलिमेंट है। तो जब मैंने बताया कि जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, मैंने यहाँ पर इनपुट दिया, ठीक है, तो सर इसको तो आप पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि इसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। किस तरीके से कि जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स यदि हम मेंशन कर रहे हैं तो सर इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। फिर इस एफ ऑफ एक्स को चेंज करके आपने वाई लिख दिया, तो जो भी एफ ऑफ एक्स का आउटपुट होगा उसके हिसाब से वहां पर काम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर भी आपके पास में क्या दिखा, जी कंपोजिशन एफ दिखा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म पे मेंशन करेंगे। अब ध्यान दें कि एफ ऑफ एक्स आपके पास में गिवन है, कितना गिवन है, cos x गिवन है। ठीक है, तो जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ यहाँ पर हो गया cos ऑफ x। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सर इस पर्टिकुलर फलन के लिए जो आपका इनपुट है वो कौन हो गया, फिलहाल अभी cos x हो गया, ना कि सिर्फ x है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए जब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, जो क्या दिया है कि g ऑफ x इज इक्वल टू 3x² दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर जब हमने इनपुट x दिया तो उसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 3x² मिल रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो सर यहाँ पर ध्यान दें, तो सर यहाँ पर cos x के प्लेस पे यहाँ पर x है, या फिर x के प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, cos x बैठा है। तो जब हम उसको इस तरीके से डिफाइन करें तो सर हमारे पास याद रखें कि x के प्लेस पे क्या दिख रहा है हमको, cos x दिख रहा है। तो जब हम इस फंक्शन g का यूज करते हैं तो 3x² दिखता है, तो ये cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x के प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, cos x बैठा हुआ है। ठीक है, इसी 3 cos x के होल स्क्वायर को 3 cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास में जी कंपोजिशन f ऑफ x की वैल्यू आ गई 3 cos स्क्वायर x आ गई। इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड कंडीशन कि सर f कंपोजिशन g क्या होगा, f कंपोजिशन g क्या होगा। चलो फिर से ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से एक x लगाया जो कि डोमेन का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि सर f कंपोजिशन g ऑफ x होगा क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि सर f ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये g ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ध्यान दें कि सर आपके पास में g ऑफ x दिया था। ठीक है, g ऑफ x क्या दिया हुआ है, 3x² आपके पास में दिया हुआ है। ठीक है, तो लगा लेते हैं इसको। तो याद रखें यहाँ पर आ गया f ऑफ 3x²। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करो कि सर जब आपके पास में x इनपुट था f के लिए, तो वो आपके पास में आउटपुट क्या प्रोवाइड करता था, cos x प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो जब इनपुट x था तो आउटपुट क्या था बेटा, cos x था। अभी यहाँ पे इनपुट क्या है, 3x² है, ना कि सिर्फ x है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट क्या हो गया, 3x² आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम इसको मैनेज करें तो सर यहाँ पर cos और x के प्लेस पे 3x² हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें ये भी इक्वेशन नंबर आपका 4। अब आप इक्वेशन नंबर 3 चेक कर लो और 4 चेक कर लो। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप चेक कर लीजिए कि सर जब हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, तो हमको एक चीज समझ आया क्लियर कि सर जी कंपोजिशन f ऑफ x की जो वैल्यू है वो f कंपोजिशन g ऑफ x के इक्वल आई है कि नहीं आई है। चलो देख लेते हैं, पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं। जी कंपोजिशन f ऑफ x क्या निकला आपके पास में, सर 3 cos स्क्वायर x निकला है। ठीक है, और f कंपोजिशन g ऑफ x क्या निकला है, सर cos 3x² निकला है। तो ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। जब ये वाली वैल्यू सेम नहीं है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, सेम नहीं आएगी। और आप यही होल्ड करना था, है ना। आपने जी कंपोजिशन f निकाल लिया, आपने f कंपोजिशन g निकाल लिया। ठीक है, और आपने ये भी चेक कर लिया कि वैल्यू सेम थी कि नहीं थी, तो वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को डील किया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन किसका है बेटा, फलनों के संयोजन का है, और इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अपने साइड से एग्जाम्पल लेना है, तो आपको कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स पहले से ही हर एक टॉपिक का प्रिपेयर करके रखना है, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा जो लेक्चर सीरीज है वो क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पर क्या बोला, क्वेश्चन ये है कि दो फलन दिया हुआ है। ठीक है, जो नेचुरल नंबर से z पर गया और g जो है वो z से z पे जा रहे हैं। इसका उदाहरण आपको इस तरीके से लेना है कि कैसे लेना है
कि जी कंपोजिशन एफ तो एक ही हो, ध्यान रखें, ठीक है, जी कंपोजिशन एफ, ठीक है, क्योंकि दो फलनों का संयोजन में क्या होता है, एक फलन होता है, ठीक है, वो तो एक ही होना चाहिए, लेकिन जो जी है वो एक ही नहीं होना चाहिए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है, छोटे टर्म्स है उसको आपको समझना होगा। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कंसिडर कर लूं कि क्या क्या चीज हमारा फंक्शन होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि सर हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो मेरा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से कहाँ जा रहा है, इंटीजर नंबर पे जा रहा है, मतलब प्राकृत संख्या के समुच्चय से वो पूर्ण संख्या के समुच्चय की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स होने वाला है वो होने वाला है एक्स करके, ठीक है, जहां पे जो ये इनपुट होगा एक्स, ठीक है, ये इनपुट है आपका नेचुरल नंबर का, ठीक है, ये इनपुट किसका है, नेचुरल नंबर का, इसको दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और क्या देखे सर कि जो हमारा जी फंक्शन था वो इंटीजर से इंटीजर जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो मैं बोल दिया कि जी ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर लिया, ठीक है। ऐसा ही क्यों सर, क्योंकि ध्यान रखें सर इंटीजर ले रहे हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनपुट यहाँ पर जी के लिए कौन है, आपका जेड है। जेड क्या होता है बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। तो जब इनपुट ही आप उसके पूर्णांक दे रहे हो तो पूर्णांक ऋणात्मक भी आ सकते हैं, है ना, धनात्मक भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकते हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना था कि मैंने उसका आउटपुट हमेशा क्या लिया, प्लस में लिया है। तो सर इसको एक काम करते हैं, कंपोजिशन बता देते हैं कि ये आपको बोला कि सर यहाँ पर जी कंपोजिशन एफ लगाना है। तो जब आप यहाँ बोले कि सर यहाँ नेचुरल नंबर था, यहाँ इंटीजर है और यहाँ इंटीजर है, आप नेचुरल नंबर से जेड पे जा रहे हो तो एफ को कनेक्ट कर रहे हो, और जेड से जेड जा रहे हो तो किसको कनेक्ट कर रहे हो, जी से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपने इनपुट दिया एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। फिर जब आपने यहाँ पर एक्स को इनपुट लिया तो यहाँ पर जो जी ऑफ एक्स आ रहा है वो आपका मॉड एक्स आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने दो फलन को संयोजित कर लिया। तो आपको ये बताना पड़ेगा क्या आपका एन से लेके जेड, ठीक है, जो अपना क्या आएगा, जी कंपोजिशन एफ आएगा, क्या वो एक ही फलन है, यदि है तो किस तरीके से। चलिए देखते हैं। अब एक की बात आई ना, ध्यान रखना, हमको संयोजन तो निकाले लियो, बट हमको बस बताना क्या है, एक की बात करनी है। तो हम यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि x और y हमारे पास में दो अवयव है, किसके सर, सबसे पहले सेट कौन है, वो n बैठा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, n बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हमको करना क्या है कि सर हमको बताना है कि जी कंपोजिशन f ऑफ x यदि जी कंपोजिशन f ऑफ y के इक्वल है, मतलब जब उसके आउटपुट समान है तो उसके इनपुट में क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं, तो आउटपुट समान है, तो सर इसको थोड़ा देखें, यहाँ पर लगा हुआ है संयोजन, संयोजन के आधार पर खेल खेलेंगे। तो सर यहाँ पर हो जाएगा ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, सर यहाँ पर भी आएगा जी ऑफ एफ ऑफ वाई। अब आप एक काम करिए, आप इस वाले फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है, एन से जेड पे। तो सर आपने यहाँ बताया कि एन से जेड पे था कंडीशन, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एफ ऑफ वाई जो होता है वो वाई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सर एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ वाई, इसको आपने चेंज किया, तो जी ऑफ ये हो गया एक्स और ये हो गया जी ऑफ वाई, ठीक है। फिर हम जब इक्वेशन नंबर सेकंड पहुंचे, जब मैंने इनपुट एक्स दिया था तो उसका आउटपुट क्या आया है, मॉड एक्स आया है। तो जब मैंने इनपुट एक्स दिया है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मॉड एक्स। जब मैंने इनपुट वाई दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, मॉड वाई। अब मॉड के कंडीशन को हम अच्छे से जानते हैं कि सर मॉड एक्स और मॉड वाई इस तरीके से है आपके पास में, तो हमको पता है सर इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस में आनी है, ये भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशन जो होती है एक्स और वाई दोनों दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखें कि सर मॉड एक्स तो दो वैल्यू होती है, 11 पढ़ चुके, माइनस एक्स और प्लस एक्स। जब एक्स नेगेटिव होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा, इसी फॉर्म पे मॉड वाई की वैल्यू जो होती है वो माइनस वाई आएगी जब वाई नेगेटिव होगा, और वाई की वैल्यू मॉड वाई के लिए प्लस वाई आएगी जब वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट एक समझिए, जब दोनों के मॉडुलस सेम है, जब दोनों के मॉडुलस सेम है, तो जब मैं माइनस एक्स उठाऊंगा तो मेरा इक्वल किसके होगा, माइनस वाई के इक्वल होगा। इट मींस यदि हमारे पास में माइनस एक्स समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है तो वो माइनस वाई के इक्वल होगी, प्लस एक्स वैल्यू आ रही है तो प्लस वाई के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम लोग घुमा फिरा के यदि बात करें तो सिंपल सी बात है, यदि पूरा घूम फिर के भी आते हैं तो हमको पहुंचेंगे कहां पर, यहीं पे कि जब उनके मॉड सेम होते हैं तो उनके इनपुट भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब उनके मॉडुलस सेम होते हैं तो उनके इनपुट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सर जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स
जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ वाई जो है वो दोनों आउटपुट समान थे, तो उसके इनपुट भी क्या आएंगे, समान आएंगे। इस आधार पे आपने ये बोल दिया कि सर जी कंपोजिशन एफ, ठीक है, एम से लेके कहाँ गया, सीधा जेड पे गया, वो एक क्या होगा, एक एकही फलन होगा। ठीक है, एक एकही फलन होगा, ये ध्यान रखें। चलिए अब बताना है हमको कि जी हमारा एक एकही नहीं है। जी हमारा क्या नहीं है, एक एकही नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि जी को हमको बताना है कि वो एक एकही नहीं है। अब एक एकही क्यों नहीं है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि जी को हमको बताना है कि वो एक एकही क्यों नहीं है। उसके लिए फिर से हम एलिमेंट लेंगे, बट हमको याद है कि सर जी जो है, ठीक है, वो कहां से कहां कनेक्ट है, जेड से जेड कनेक्ट है। जी जो है वो कहां से कहां कनेक्ट है, जेड से जेड कनेक्ट है। तो हमने ऐसा मान लिया, क्या माना कि एक्स और वाई हमारे पास में किसके एलिमेंट है, जेड के एलिमेंट है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उसके आउटपुट सेम हो, ठीक है, तो उसके इनपुट भी क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, जेड लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बट इसके पहले जो था, जो यहाँ पर का एक्स आया था, ठीक है, वो जो एक्स था वो किसका था, नेचुरल नंबर का था। ठीक है, और नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जो हमेशा क्या होता है, धनात्मक राशि होती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जी एक है कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल लेता हूं ताकि वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम ये बोलते हैं कि सर यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, एक 1 है और एक -1, जो मेरा इंटीजर एलिमेंट होगा। ठीक है, या मेरा पूर्णांक समुच्चयों का अवयव है। तो मैंने यहाँ ले लिया 1 और यहाँ पे -1 ले लिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है, एफ ऑफ 1 निकालते हैं, सॉरी जी ऑफ 1 निकालते हैं। ठीक है, जी ऑफ 1 किसके को लाएगा, मॉड 1 के को लाएगा। और मॉड 1 के लिए क्या होती है, 1 ही होती है, हम जानते हैं। जब मैंने इनपुट यहाँ पे -1 दिया, सेकंड एलिमेंट, तो मैंने यहाँ लिखा मॉड -1, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, प्लस में हो गई। इसका मतलब ये हो गया सर कि यहाँ पर जो आपका आउटपुट आ रहा है वो सिंगल आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यदि हम दो एलिमेंट लेके चले हैं 1 और -1, तो दोनों इनपुट का एक ही आउटपुट है। तो जब आपके पास में दोनों आउटपुट तो इक्वल हो, ठीक है, बट उसका इनपुट इक्वल नहीं होता, तो ये तो किसी भी हालत में एक एकही है ही नहीं। तो ये क्या है आपका, बहु एक एकही है, मैनी वन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक किए सर कि इस वाले इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है, जी ऑफ 1 और जी ऑफ -1 दोनों दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। पर हमको पहले से पता है कि 1 और -1 सेम है क्या, नहीं है, दो अलग अलग अवयव है ये। ठीक है, दो अलग अलग अवयव है, अर्थात आप ये बोल दिए कि देयरफॉर यदि हम x और y ऐसे एलिमेंट ले रहे हैं जो z का है, तो बेटा याद रखिए कि g ऑफ x और g ऑफ y तो आपका सेम है, बट x जो होता है y के इक्वल नहीं है फॉर ऑल x और y, जो कि इसका अवयव होगा, पूर्णांकों का अवयव होगा। ठीक है, तो देयरफॉर आप आराम से बता सके यहाँ पर कि g आपका एक एकही फलन नहीं है, g आपका एक एकही फलन नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा इस क्वेश्चन को। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे भी हम कुछ लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट में आएंगे, है ना। तो ध्यान रखें कि इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना था। अब हम आगे बात करते हैं